नमस्कार, मैं नितिन ओक। नई पॉलिसी आई है एजुकेशन की, कई रूमर्स चल रही है, बातें हो रही है, कितना सच कितना झूठ समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए ये आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं और इन कुछ बातों पर समझ लेना चाहता हूं। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 ये एकदम एक साल में बनी हुई चीज नहीं है। 2013 से इसके लिए बातें चल रही थी, कई लोगों से सुझाव मांगे गए, कई लोगों में से मैं भी एक था, मेरे जैसे करीब 1.5 लाख लोग थे। और इन सब सुझावों को और कस्तूरी रंगन जैसे लोगों से ये फाइनल पॉलिसी ड्राफ्ट बन गया है, जो कि अभी 2020 में एक्सेप्ट कर लिया गया और सबको बताया गया। रूमर जो चल रही है वो अब 10वीं की एग्जाम बंद हो जाएगी, अब 12वीं की एग्जाम बंद हो जाएगी, अब सब कॉलेजेस बंद हो जाएंगे। तो असल में क्या है, इसमें कुछ बातें बहुत अच्छी है, कुछ बातें हमें दुरुस्त करना है। तो ये सब बातों के लिए मैं ये कुछ कोशिश कर रहा हूं और आप लोगों तक पहुंचने का चेष्टा कर रहा हूं। मेरी मातृभाषा मराठी होने के कारण मैं कई बार एक आध दो गलतियां कर सकता हूं हिंदी में। मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूं, मैं बस एक स्टूडेंट हूं, छात्र हूं विज्ञान का, मगर लोग मुझे शिक्षक समझते हैं। और अभी मैं आप लोगों के साथ में जो बात करना चाह रहा हूं वो इसके लिए। हम लोगों को बात करनी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये मेरा नाम है और इस नेशनल पॉलिसी के बारे में क्या क्या बातें चल रही है ये हम देखेंगे अभी आप सब लोगों के साथ। जो मेरा लेक्चर रहेगा, जो मेरी बातें रहेगी, वो कुछ इन मुद्दों को उनमें करने की कोशिश करेगी। ये केवल एक लेक्चर नहीं रहेगा, हो सकता है हम ये 2-3 हिस्सों में बांट लें। तो पहला जो है वो तो है कि इसमें क्या बदलाव आए हैं इस नए पॉलिसी के कारण। दूसरा हम लोग करेंगे कंपैरिजन ये नई पॉलिसी का हमारे पुराने जो एग्जिस्टिंग जिसमें से हम लोग पढ़े उस एजुकेशन सिस्टम के साथ में। उसके बाद में रहेगी बात टीचर्स के सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी। हायर एजुकेशन के इसमें क्या चेंजेस आए हैं और रोल और एक्सपेक्टेशन फ्रॉम प्राइवेट एजुकेशन इंडस्ट्री। प्राइवेट एजुकेशन इंडस्ट्रीज का मतलब केवल कोचिंग क्लासेस नहीं, प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस, जूनियर कॉलेजेस, स्कूल्स, ये सभी इसमें सम्मिलित रहेंगे। और इसमें सरकार को क्या क्या कठिनाइयां सामने आएगी, उनको किन बातों के साथ में झगड़ा करना पड़ेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात हमारी जो रहेगी कि क्या बदलाव हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव कौन से आए हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो यह रहेगी कि यूनिवर्सल सिलेबस रहेगा सबके लिए। कुछ स्टेट को थोड़ा फ्रीडम दिया जाएगा, मगर जो कोर सिलेबस है वो सब तरफ एक ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं ला सकेंगे। किताबें एनसीईआरटी ही बनाएगी। सबसे बड़ी और भिन्न बात यह है कि देयर विल बी नो कंपल्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इंग्लिश ये सीखना ही पड़ेगा, जो कि फिलहाल है। 12वीं में हम इंग्लिश के बजाय हम पढ़ नहीं सकते, वो कंपल्सरी लैंग्वेज है। तो ये 8 साल तक, पहली से लेकर 8वीं तक ये कंपल्शन नहीं रहेगा। हर छात्र से ये अपेक्षा की जाएगी कि कम से कम 3 लैंग्वेजेस उसे आना है और वो 3 लैंग्वेजेस में बात कर पाएगा, उनको लिख सकेगा, और ये एबिलिटी उनमें 6वीं कक्षा तक आना चाहिए, ऐसा उनसे अपेक्षा की गई है। 6वीं कक्षा से वोकेशनल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। वोकेशनल सब्जेक्ट का मायना होता है कि भाई हो सकता है वो कारपेंट्री हो, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस हो, या अकाउंटिंग हो, या बैंकिंग हो, या
हो सकता है उसमें कुछ कंप्यूटर साइंस हो। इस तरह के कई कोर्सेस कि जो हमारे हर रोजमर्रा की जिंदगी में काम में आते हैं। उसमें कुक्कुट पालन भी हो सकता है, फिश पॉट भी हो सकता है। इस तरह के कई बातें कि जो समझने के बाद में मैं मेरी पैरों पर खड़ा रह सकूंगा। तो ये वोकेशनल सब्जेक्ट भी इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और ये सब बातें होते हुए और एक जो चीज है इसमें, ये बड़ी अलग चीज है कि पहले हमारे वक्त 10+2 था, यानी पहली कक्षा से शुरू होकर 10वीं कक्षा तक स्कूल में, और उसके बाद में 11वीं 12वीं जूनियर कॉलेज में। ये दोनों हिस्से इसके ये कर दिए गए। जो पहली कक्षा थी उसके बजाय 3 पायदान नीचे गया है, और जो पहले 10वीं कक्षा तक था वो 10वीं कक्षा को आगे बढ़ाकर 11वीं 12वीं भी स्कूल एजुकेशन में ही इंक्लूड कर लिया है। 3 पायदान जो नीचे गया है वो बाल वाटिका, प्री स्कूल और आंगनवाड़ी, क्लास 1, क्लास 2, ये हो गए पहले 5 साल। उसके बाद में 3 साल, फिर से 3 साल, और 9वीं से 12वीं तक 4 साल। ऐसा ये किया गया है बदलाव। और ये बदलाव तो सभी जगह पर है, हर YouTube पर सभी को पता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हमारे यहाँ पर वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स रहते थे 11वीं 12वीं में। भैया एक तो तू साइंस कर या कॉमर्स कर या आर्ट्स कर, और इसमें भी बच्चे की रुचि किस तरफ है इससे ज्यादा मायना रखता था उसको 10वीं में कितने मार्क्स मिले। अगर 10वीं में उसको 94% है, 95% है, तो फिर तो जाहिर है उसने साइंस ही करना चाहिए। अच्छा उससे कम है क्या, यानी कितना 75 तक, चलो फिर कॉमर्स से बात बना जाएगी। क्या बात कर रहे हैं, 70 से भी कम है, तो फिर तो उसको आर्ट्स ही करना है, और तो कोई दूसरा चारा ही नहीं है। तो उसके रुचि के बजाय उसको 10वीं की कक्षा में जो मार्क्स मिले उसके ऊपर तय होता था कि उसने आगे क्या करना है। और उसकी अगर इच्छा रही तो भी वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नहीं जा सकता था। अब उसमें बदलाव आ गया है। दूसरी बात, हमारी एग्जाम्स हरदम 1 साल बाद ही रहती थी। अब एग्जाम्स हर 6 महीने के बाद में रहेगी, सेमिस्टर सिस्टम रहेगा। रिपोर्ट कार्ड जो है वो बड़ा मजेदार रहेगा। वो केवल एक एग्जाम पर या केवल एग्जाम पर नहीं रहेगा, वो पूरे साल भर मेरा असेसमेंट किया जाएगा मेरी टीचर की तरफ से। मैं मेरा टिफिन कैसे खाता हूं, मैं बाकी बच्चों के साथ कैसी बात करता हूं, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करता हूं या नहीं, मैं को करिकुलर एक्टिविटीज करता हूं या नहीं। ये केवल टीचर ही नहीं, हो सकता है कि टीचर के सामने मैं कुछ नाटक करूं, तो ये मेरे क्लासमेट से भी ओपिनियन लिया जाएगा, मेरे टीचर्स भी तय करेंगे, और मेरा स्कूल में के एग्जाम का परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा। इतना ही नहीं, मुझे खुद से भी पूछा जाएगा, जैसे हम आईने के सामने खड़ा होकर करते हैं उस तरह से, कि भैया तुझे लगता है कि तुझ में ये चेंजेस आए। तो ये तीनों का मिलाकर रिपोर्ट बनेगा, और ये अगर सही तरीके से बन रहा है तो बहुत फायदे का रहेगा। प्रोग्रेस कार्ड में ये बात ही नहीं रहेगी कि ये को करिकुलर है, ये करिकुलर है और ये एक्स्ट्रा करिकुलम है। यानी मैं ड्रामा में काम कर रहा हूं उसको भी उतना ही महत्व रहेगा जितना कि मैं मेरी मराठी लैंग्वेज में परफॉर्म कर रहा हूं, उतना ही रहेगा जितना कि मैं साइंस में परफॉर्म कर रहा हूं। और मैं अगर किसी जगह पर जाकर गाना गा रहा हूं उसके लिए मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है, उसे भी उतना ही महत्व रहेगा। मैं कोई क्राफ्ट का प्रोजेक्ट कर रहा हूं जो जनरली हमारे माँ या पापा करते हैं, वो भी बिना उसको ये किए उसे भी उतना ही महत्व दिया जाएगा जितना कि हमारे साइंस के मार्क्स को रहता है। तो ये इस तरह से बात होगी। एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, ये नाम ही नहीं रहेंगे, सब कुछ करिकुलम का ही पार्ट रहेगा, उसका ही हिस्सा रहेगा। अब हमारा जो अभी का स्ट्रक्चर है वो अगर पिक्टोरियली हम देखें तो कुछ ऐसा है। पहली से लेकर 10वीं कक्षा तक, यानी 6 साल से लेकर 16 साल तक। उसके बाद में कंपार्टमेंट आता है साइंस का। इसमें भी हम 2 कंपार्टमेंट बना देते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल वाला। या तो फिर कॉमर्स रहता है
या तो फिर आर्ट्स रहता है। मैंने पहले ही बोला अब ऐसे कंपार्टमेंट्स नहीं रहेंगे। और एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगा कि इन कंपार्टमेंट के साथ में ही और एक बड़ी विचित्र बात रहती है, इसके बाजू में एक बहुत बड़ी डस्टबिन रखी रहती है। और क्या होता है इस डस्टबिन में? भाई साहब, इस डस्टबिन में हम लोग ही बच्चों को बोलते हैं कि भैया फिजिकल ट्रेनिंग का क्यों कर रहा है तू? आज पीटी का क्लास है ना, बीमार गिर जा मत स्कूल में, तेरा होमवर्क कर ले पूरा। या तो फिर क्राफ्ट का कोई प्रोजेक्ट होगा, तू रहने दे, मैं बना देती हूं तुझे। एक तो पापा बना देंगे या मम्मी बना देगी। एक्स्ट्रा करिकुलर क्यों वक्त बर्बाद कर रहा है, 2 ट्यूशंस और लगा ले। सोशल साइंस और लैंग्वेज की तरफ भी थोड़ा कम ख्याल दिया तो कोई बुरा नहीं है, आखिरी में तो अपने को साइंस ही करना है। तो इस तरह की बातें हम ही बोलते हैं और हम ही करवाते हैं, तो ये बातें भी बंद हो जाएगी और इनको भी उतना ही महत्व रहेगा जितना कि साइंस को है। और फिर अब नया एकेडमिक स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? अब पहले 5 साल रहेंगे आंगनवाड़ी से लेकर दूसरी कक्षा तक। जब मैं 3 साल का रहूंगा तब मैं जाऊंगा आंगनवाड़ी में, और 8 साल का हो जाऊंगा तब मैं दूसरी कक्षा से आगे निकलूंगा। इसे फाउंडेशनल कोर्स बोला जाएगा, फाउंडेशनल स्कूल बोला जाएगा। यानी अभी जो गली कूचे में नर्सरी के क्लास ये चल रही है, KG1 KG2 चल रहा है, तो ये बातें नहीं चलेगी। सब इसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन लगेगा और वो कम से कम 5 हिस्से में बंटा जाएगा, यानी आंगनवाड़ी से लेकर दूसरी कक्षा तक। केवल आंगनवाड़ी और KG1 KG2 ऐसा नहीं चलेगा। उसमें आगे के 3 साल जो है वो 8 साल से लेकर 11 साल तक, कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक। इसे प्रिपरेटरी कहा जाएगा। इसमें बच्चों की बहुत अच्छी डेवलपमेंट करने की कोशिश रहेगी सरकार की और गवर्नमेंट के पॉलिसी की। आगे के 3 साल जो है वो कक्षा 6 से लेकर 8वीं कक्षा तक का, इसे मिडिल स्कूल कहा गया है। और इसके बाद में एक लंबा दौर आता है जो 4 साल का है, कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक। और इसमें बच्चे को काफी मैच्योरिटी बतानी पड़ेगी। इसमें कोई भी कंपार्टमेंट नहीं रहेगा, इसे सेकेंडरी स्कूल कहा जाएगा। और इसमें विशेष बात यह रहेगी कि जैसे पहले हमारे इसमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स ऐसे बात रहती थी, सेपरेशन रहता था, ये सेपरेशन पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। हो सकता है स्टूडेंट 12वीं में फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और म्यूजिक ये लेकर वो 12वीं कक्षा पूरी करे। 9वीं से लेकर 12वीं तक सेम सब्जेक्ट्स की कोई जरूरत नहीं है, उसके क्रेडिट उसके खाते में जमा होते जाएंगे और उसके 12वीं का रिजल्ट उसके मुताबिक आएगा। यानी इसमें फ्रीडम रहेगा कि वो उसको जो जो अच्छा लगता है वो पढ़ सके। तो ये बात यहां पर रहेगी। इसमें एग्जाम्स भी रहेगी, सरकार की तरफ से वो डिजाइन की जाएगी। पहली एग्जाम जो रहेगी वो कक्षा 3री में रहेगी। 3री कक्षा के बाद में 5वीं कक्षा में एक एग्जाम रहेगी। उसके बाद में 8वीं कक्षा की एग्जाम रहेगी। ये गलत हो रहा है सब तरफ कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम नहीं रहेगी, वो निश्चित रूप से रहेगी। हाँ, ये निश्चित रहेगा कि उसका महत्व काफी कम रहेगा। तो 10वीं की बोर्ड की एग्जाम, 12वीं की बोर्ड की एग्जाम, ये तो निश्चित रूप से रहेगा। उसी के साथ में 8वीं कक्षा, 5वीं कक्षा और 3री कक्षा ये भी एग्जाम्स रहेगी, ये याद रखिए। तो इसके बाद में आगे और इनके प्लान्स क्या है और उसके चेक पॉइंट्स क्या है, ये नया जो प्लान लग रहा है वो सही तरीके से लग रहा है या इसमें कुछ गलत हो रहा है, ये सब देखने के लिए हम फिर से आगे की इसमें जाएंगे। ये मीटिंग हम यहीं पर रोक देंगे और आगे के इसमें प्लान्स और चेक पॉइंट्स देखेंगे और ये प्लान्स और चेक पॉइंट्स देखने के बाद में उसके आगे का सब्जेक्ट लेंगे। धन्यवाद।